नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 30 में। आज की तारीख है 29 मई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का एक टॉपिक और साथ में करंट अफेयर। आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक नहीं है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वो है मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर पर हम 21 क्वेश्चन और करंट अफेयर पर हम डिस्कस करेंगे 9 क्वेश्चन। टोटल 30 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं। आज भी हम 30 क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रश्न आपको नए मिलेंगे, नए तरीके से मिलेंगे, स्तरीय प्रश्न मिलेंगे। अच्छे से इसको देख लीजिए, एक आध बार रिवाइज कर लीजिएगा और आसानी से आपके ये प्रश्न सब सही हो जाएंगे। यूपीएससी से अगर आप लेवल इसका देख रहे हैं तो उसके इक्वल लेवल आपको मिलेगा और साथ में आप पीएससी और अन्य परीक्षाओं में भी इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। यूपी पीसीएस में इससे कठिन प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। प्रश्न क्या आएगा ये अलग बात हो सकती है, लेकिन इससे कठिन नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। और घूम फिर के इन्हीं कॉन्सेप्ट पे और इन्हीं जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, उन्हीं पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जहांगीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बादशाह अकबर का कनिष्ठ पुत्र था। पहला स्टेटमेंट, इससे बचपन का जो इसका नाम था वो सलीम था। इसका जो बचपन का नाम था, इसके बचपन का नाम सलीम था। और 1605 ईस्वी में शासक बनने के बाद उसने नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर की उपाधि धारण की थी। ये जो नाम होते थे, अधिकतर इनका क्या होता था कि ये जहांगीर या जो भी नाम होते थे उपाधि धारण करके इसको रख लेते थे। ऐसे लगभग सब बादशाह हुए हैं इस बीच के, और ऐसा ही होता रहता था। पहला स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए। जहांगीर जो था वो बादशाह अकबर का पुत्र तो था, लेकिन कनिष्ठ पुत्र नहीं था, ये उनका ज्येष्ठ पुत्र था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1605 ईस्वी में शासक जब ये बना तब उसने नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर की उपाधि धारण की। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जहांगीर के द्वारा घोषित दस्तूर उल अमल में शामिल नियम थे या था? अगर एक नियम आप इसमें मान रहे हैं तो एक हो जाएगा, और नहीं तो उपयुक्त सभी का भी विकल्प है इसमें। दस्तूर उल अमल जो था ये जहांगीर ने घोषित किया था, तो इसमें कुछ नियम के बारे में बात की गई थी। ये प्रश्न अलग से बन सकता है कि ये किसने घोषित किया था। आम रास्ते पर डकैती तथा चोरी के संबंध में नियम थे, इसमें बिल्कुल सही है। अस्पतालों का निर्माण तथा रोगियों की देखभाल के लिए वैद्यों की नियुक्ति की बात इसमें की गई थी। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने का निषेध किया गया था। इस तरीके से ये सारे नियम इसमें थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारे थे। मदिरा तथा सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की बिक्री पर निषेध लगाया गया था, जबकि जहांगीर खुद टुन्न रहता था, ये बहुत दारू पीता था, है ना, और हमेशा नशे में धुत रहता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकारों ने लिखा है। मुझसे तो भेंट हुई नहीं थी जहांगीर की, और मैं तो खुद पीता नहीं, तो मुझे वैसे भी नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में। तो जहांगीर ऐसा माना जाता है कि खुद नशे में रहता था, लेकिन इसने मदिरा और सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की बिक्री पर निषेध किया था। अपराधियों के घरों की कुरुक्की करने, उनके नाक और कान काटे जाने पर निषेध इसने किया था। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने का निषेध इसने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें सब निषेध की बात इसमें की गई थी। और सप्ताह में 2 दिन, गुरुवार जहांगीर के राज्याभिषेक का ये दिन था, और रविवार अकबर का जन्मदिन ये होता था। रविवार को मनाया गया था अकबर का जन्मदिन, मतलब होता था। तो ये 2 दिन इसने रखा था। इसमें पशु हत्या पर इसने भ्रूण हत्या, जो पशु हत्या थी उसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध इसने लगा रखा था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये सब बातें भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने आगरा के किले की शाह बुर्ज के मध्य एक न्याय की जंजीर लगवाई ताकि दुखी जनता अपनी शिकायतों के सम्राट के सम्मुख रख सके? दुखी जनता अपनी शिकायतों को सम्राट के सम्मुख रख सके, इसलिए इसने एक न्याय की जंजीर लगाई थी। और बचपन भी आपने पढ़ा होगा कि यह था जहांगीर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें और तो कुछ समझने की बात है नहीं। अगला प्रश्न, जहांगीर के गद्दी पर बैठने के पश्चात शाहजादा खुसरो ने विद्रोह कर दिया, उसकी मदद किसने की थी? शाहजादा खुसरो यानी इसी का बेटा था, और अपने बाप के खिलाफ गद्दी के लिए लोग कुछ भी करते थे, तो इसने विद्रोह कर दिया था। इसकी मदद किसने किसने की थी? राजा मान सिंह ने इसकी मदद की थी, मिर्जा अजीज कोका ने इसकी मदद की थी, और गुरु अर्जुन देव की ने भी इनकी मदद की थी, आशीर्वाद दिया था। किसको? खुसरो को। ये सारे लोगों ने खुसरो की मदद की थी। इस तरीके से डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हैं। आगे की कहानी, आगे के प्रश्न पर। बादशाह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो को समर्थन देने के कारण मौत के घाट उतार दिया। समर्थन दिया, बुरा लगा इसको, सीधे मौत के घाट उतार दिया, इसको मार दिया।
खुसरो का मकबरा आगरा में स्थित है। खुसरो भी बाद में मारा गया था, और वो जो हेल्प करने वाले लोग थे जैसे अर्जुन देव थे, सिखों के पांचवें गुरु थे, ये अलग से एक प्रश्न बनता है। तो इनको भी इसने मौत के घाट उतारा। पहला तो सही है, लेकिन खुसरो का जो मकबरा है वो आगरा में नहीं। कितने लोग इसमें इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज जिसको आप कहते हैं, कितने लोग इलाहाबाद के हैं या प्रयागराज के हैं, वहां पर खुसरो बाग है। खुसरो बाग में खुसरो का मकबरा है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है, आगरा यहां पर गलत है, केवल एक सही है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो खुसरो मारा गया था, ये भी ध्यान, मैं आपको कहानी बता देता हूं। खुर्रम के साथ ये दक्षिण के अभियान में गया था, वहां पर षड्यंत्र के तहत इसको भेजा गया था, और वहीं पर खुसरो की हत्या कर दी गई थी, और फिर इसका शव इलाहाबाद में लाकर दफनाया गया था, वहीं पर इसका मकबरा बना हुआ है। नूरजहां गुट में कौन शामिल नहीं था? नूरजहां जो थी, ये इनकी बीबी थी, जहांगीर की। जहांगीर की पत्नी थी, और 1611 ईस्वी में इन लोगों ने शादी की थी। विवाह के बाद नूरमहल की उपाधि इनको दी गई थी। और पहले तो इसका नाम क्या हुआ करता था? मेहरुन्निसा नाम हुआ करता था। मेहरुन्निसा जो थी, ये पहले इनकी शादी हो चुकी थी। ये इनका जो पहला पति था, वो शेर अफगन था। शेर अफगन से इनकी शादी हो चुकी थी। शेर अफगन को बाद में षड्यंत्र के तहत ये जहांगीर ने मरवा दिया, और नूरजहां से शादी कर ली। जब इनसे शादी हो गई, नूरजहां का बड़ा प्रभाव था जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर के शासनकाल में इसने नूरजहां का एक गुट बना था, उसमें असमत बेगम, आसफ खां, एतमाउद्दौला, ये सब लोग शामिल थे। महावत खां वफादार था जहांगीर का, बाद में इसने भी विद्रोह कर दिया था, वो अलग बात है, लेकिन ये उसमें इस गुट में शामिल नहीं था। जुनता गुट इसे कहा जाता था। असमत बेगम जो थी, ये इनकी मम्मी थी, किसकी? नूरजहां की। एतमाउद्दौला इनके पिता थे। इसमें सबको शाही पद भी दिलवा दिया था नूरजहां ने। मतलब ये लेडी बड़ा, मतलब इस तरीके की लेडी थी कि इसने पूरा, समझ लीजिए, जहांगीर को अपने कब्जे में कर लिया था। और आसफ खां उसका भाई था, अलग से भी प्रश्न बन सकता है। एतमाउद्दौला पिता था नूरजहां का, आसफ खां इसका भाई था, और असमत बेगम इसकी मम्मी थी, माँ थी, माता जी। ठीक है, नूरजहां की। तो ये सब इसके गुट में शामिल थे। महावत खां इसमें नहीं था। अरे इसमें बहुत षड्यंत्र हुए थे। और आपको मैं इसमें बताऊं कि इसकी जो, ये नूरजहां की एक बेटी थी लाडली बेगम, लाडली इसका उसका नाम था, लाडली बेगम। तो लाडली बेगम जो इसके पहले पति से पुत्री थी, इसने उसकी शादी जहांगीर की दूसरी पत्नी के बेटे से कर दी थी, मतलब अपने ही बेटे से। अब तो अपना ही बेटा हो गया उसका, तो उससे शादी की। बाद में उसको अपने, उसमें सहरयार नाम था उसका, और सहरयार को अपने गुट में शामिल कर दिया था। पहले खुर्रम इसके गुट में हुआ करता था, फिर खुर्रम हट गया और सहरयार इसमें शामिल हो गया था, शादी रिश्ते बनाकर, इस तरीके से। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महावत खां के बारे में अगर बात हम करें, तो महावत खां उस समय की एक, ये समझिए आप, एक हुआ करता था, उपाधि समझ लीजिए इसको। महावत खां एक उपाधि हुआ करती थी, और भिन्न भिन्न समयों पर बहुत लोगों को मिली है, लेकिन इसमें इसका नाम मुझे ये विस्मृत हो रहा है। महावत खां, इसमें भी किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि थी, लेकिन जहांगीर के समय जिस व्यक्ति को मिली थी, वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ। बस ये प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। गुलाब से इत्र निकालने की विधि, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये श्रेय दिया जाता है उनकी मम्मी को। किसके? नूरजहां की मम्मी जी को, जो उनकी मॉम थी, उनको दिया जाता है। और ये थी असमत बेगम। अभी बताया ना मैंने ऊपर वाले प्रश्न में कि असमत बेगम उनकी मम्मी थी। तो असमत बेगम ने ये विधि निकाली थी, गुलाब से ये इत्र निकालने की विधि इन्होंने डेवलप की थी, ऐसा माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट हैं। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, अभी मैंने डिस्कस किया था, इसको बताया था। नूरजहां का विवाह खुर्रम के साथ हुआ था। अब नूरजहां का विवाह यहां तो आपको पता है, क्योंकि जहांगीर पे ये पूरा चैप्टर डिस्कस हो रहा है। खुर्रम के साथ इसका विवाह नहीं हुआ था। खुर्रम तो इसका बेटा था रिश्ते में, खुर्रम तो जहांगीर का पुत्र था, और इसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। किसका? नूरजहां का। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है।
इतिहास में ऐसे ही सरल सरल प्रश्न बना के पूछ लिए जाते हैं और फैक्ट न याद रहने के कारण गलत हो जाते हैं। उपाय क्या है इसका? रिवीजन। खुर्रम को जहांगीर की उपाधि किसने प्रदान की थी? खुर्रम को जहांगीर की उपाधि किसने प्रदान की थी, यह प्रश्न बनेगा। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने प्रदान की थी, यह प्रश्न होना चाहिए। खुर्रम को जहांगीर ने, यही खुर्रम जो है वो आगे चल के शाहजहां बनता है। ये मिसप्रिंट है, इसको सही कीजिएगा, मैं बाद में उसमें सही कर दूंगा। शाहजहां की उपाधि, देखिए थोड़ा बहुत अगर पता नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने प्रदान की थी? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किसने प्रदान की थी? जहांगीर ने प्रदान की थी। 1617 ईस्वी की बात है। अहमदनगर राज्य और मुगलों में संधि हो गई। बीजापुर के राजा आदिल शाह ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए, बदले में जहांगीर ने उन्हें, आदिल शाह को, फरजंद की उपाधि दी। और जब खुर्रम वहां से वापस आया तो खुर्रम के वापस आने पर उसे शाहजहां की उपाधि दी गई। यानी कि जो आगे ताजमहल बनवाएगा उसका नाम पहले खुर्रम हुआ करता था। खुरमा ज्यादा खाता रहा होगा, इस तरीके का कुछ याद रखिए बस। दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली की जो व्यवस्था थी उसको लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? टोडरमल की जो भू राजस्व प्रणाली थी वो दक्षिण में लेकर गया था मलिक अंबर, वही लागू किया था दक्षिण में इसको। 1622 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम के विद्रोह के कारण अहमदनगर पुनः मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो गया था। खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था, अपने पिता के खिलाफ ये सब लड़ पड़ते थे कुर्सी के लिए। अभी भी राजनीति की दशा कुछ ऐसी ही है। खुर्रम के विद्रोह का दमन करने के लिए जहांगीर ने महावत खां को भेजा। महावत खां उसका बहुत ही नजदीकी था, बहुत विश्वास पात्र था। मलिक अंबर पर दबाव देकर शाहजहां को अहमदनगर से निष्कासित कराया। किसने? महावत खां ने। और बालाघाट पर पुनः मुगलों का नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। मलिक अंबर की मृत्यु 1626 ईस्वी में फिर हुई थी। तो ये कहानी आप याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा। और दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को लागू उसने किया था। ठेके यानी इजारे की जो व्यवस्था उस समय हुआ करती थी, ये जो इजारे की व्यवस्था आप पढ़ते हैं ना, इजारे, तो ये ठेके की व्यवस्था को ही कहते थे। इस पर जमीन देने की पुरानी प्रथा को उसने समाप्त कर दिया था। किसने? मलिक अंबर ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस शासक ने सूरदास को संरक्षण प्रदान किया था? सूरदास को किसने संरक्षण प्रदान किया था? आज तो टॉपिक जहांगीर ही है तो इसका उत्तर जहांगीर हो जाएगा, लेकिन कभी कभी अकबर के बारे में भी बताया जाता है कि इसके भी समकालीन ये थे। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जहांगीर। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। पहला स्टेटमेंट, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किसके? शाहजहां के काल में यहां दे रहा है, और ये आए किसके काल में थे? जहांगीर। देखिए शाहजहां और जहांगीर, जहां कॉमन है इसमें, ध्यान रखिएगा ऐसे। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। टॉमस रो को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी, लेकिन टॉमस रो को नहीं दी गई थी। ये किसको दी गई थी? ये दी गई थी कैप्टन हॉकिंस को। किसको दी गई थी? हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। कहां मिला था? आगरा में, और 1609 ईस्वी में मिला था। ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। सर टॉमस रो जो था, टॉमस रो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था, और जहांगीर से सूरत में अंग्रेजों की व्यापार करने की जो फरमान था उसको प्राप्त करने में वो सफल हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने भेजा था। अभी मैंने व्याख्या में बताया आपको, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सर टॉमस रो 1615 में आया और जेम्स प्रथम ने इसको भेजा था। फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इंपॉर्टेंट ये दोनों स्टेटमेंट है, अलग अलग भी प्रश्न इससे बन सकते हैं, दोनों सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जहांगीर की जब बात आती है तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर पेपर में जहांगीर की चर्चा होती है या जहांगीर पे प्रश्न बनाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा इसी की संभावना रहती है पूछी जाने की। फिर दूसरा ये इंपॉर्टेंट एरिया है चित्रकला का। मुगल काल में चित्रकला जो हुई उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चित्रकला थी
वो किसके शासनकाल में हुई थी, जिसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल तो ये जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है। और मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर यहां पहुंच गई थी। बहुत महत्वपूर्ण इसमें चित्रकार हुए, उन पर भी आगे प्रश्न सेट किए गए हैं, और उसमें से कई इसके बहुत प्रिय थे जहांगीर के। कई प्रश्न आगे आपको अभी मिलने वाले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। वैसे स्टार्टिंग कहां से हुई थी चित्रकला की? हुमायूं के समय से होती है स्टार्टिंग, लेकिन जहांगीर के समय पर ये क्या होता है? चरमोत्कर्ष पर होता है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं था? जहांगीर के समय का कौन चित्रकार नहीं था, यह आपको बताना है। बिशनदास, मनोहर, दसवंत, ये सब नाम आपने सुने हैं। आकारिजा, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, ये सब थे, लेकिन इसमें दसवंत का नाम नहीं था। दसवंत किसके समय के थे? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के समय के चित्रकार थे दशवंत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में, कहीं अगारिजा मिलता है, कहीं अकारिजा मिलता है, अकारिजा आप याद रखिए, इसके नेतृत्व में इलाहाबाद में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। उस समय प्रयागराज का नाम इलाहाबाद हुआ करता था, तो जहांगीर ने किया था, और चित्रशाला का निर्माण अकारिजा के नेतृत्व में, ये सब सही है, लेकिन इलाहाबाद में नहीं किया था। ये काम इसने किया था कहां पर? आगरा में। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया, इलाहाबाद गलत है। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस्न एवं अब्दुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। अबुल हसन को नादिर उज जमा और उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस्न, ये इसके पसंदीदा थे चित्रकार, ये उपाधि इसने प्रदान की थी। ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, केवल दो सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। एतमाउद्दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। एतमाउद्दौला नूरजहां का पापा था, तो क्या इसने बनवाया था? बिल्कुल सही है, 1626 ईस्वी में बनवाया था। दूसरा है कि सर्वप्रथम एतमाउद्दौला के मकबरे में पितरादुरा नामक जड़ाऊ कार्य किया गया था। जड़ाऊ कार्य ये पितरादुरा में होता है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए पितरादुरा कैसी शैली है, तो इसमें जड़ाऊ कार्य किया जाता है। जड़े कुछ चीजें जैसे दीवालों में जड़ दी जाए, चिपका दी जाए, जड़ने का काम। जड़ना तो आप जानते हैं ना, जैसे ठोक के जड़ा जाता है, चिपकाया जाता है, इस तरीके का। तो ये भी बिल्कुल सही है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था। निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया, यहां भी का कोई मतलब नहीं, निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। क्या ये सही है? ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। किसने कराया था? सोचते रहिए। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, वर्तमान में ये प्रयाग में है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख इस पर उत्कीर्ण है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, ये बिल्कुल सही है। जहांगीर का जो मकबरा है उसको भी नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने, इसकी बीबी थी। तो सी इसका सही उत्तर है। जहांगीर को कहां दफनाया गया था? कोई भी शासक हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम हैं, आप हैं, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर यहां से चले जाते हैं। रह जाती हैं हमारी केवल यादें। या जहांगीर, अकबर, बाबर की तरह अगर हम कुछ बनवा के जाएं तो रह जाएगा, या कुछ ऐसा छोड़ के जाएं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम छोड़ कर जाएंगे, वो लोग याद करेंगे, लेकिन हमको तो एक दिन जाना होगा। जहांगीर जब चला गया तो उसको कहां दफनाया गया? 28 अक्टूबर 1627 की बात है। 28 अक्टूबर 1627 की बात है। भीमराव नामक पर जहांगीर की मृत्यु हुई। फिर एक स्थान पड़ता है शाहदरा। शाहदरा ये दिल्ली वाला नहीं, ये लाहौर में पड़ता है। ठीक है, शाहदरा ये कहां पड़ता है? लाहौर में। लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। उसे वहीं पर रावी नदी के किनारे पर, रावी नदी के किनारे पर उसको वहीं पर दफना दिया गया था। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर उसके बेगम का भी नाम अंकित था? कौन सा ऐसा शासक था कि उसके बेगम का नाम भी उस पर अंकित था? जितनी कहानी मैंने बताई है कि जो जहांगीर की बीबी थी, उनकी वाइफ थी, वो इतना प्रभावशाली थी कि वो हर चीज में दखलंदाजी उनकी रहती थी और हस्तक्षेप रहता था।
और इसी कारण से सिक्कों पर भी उनका चित्र मिलता है और ये जहांगीर के साथ में। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित व्यक्ति के द्वारा, मैं देखता हूं कि तुरंत ही बता सकता हूं कि यह कौन चित्रकार की कृति है। ये किसी का स्टेटमेंट है जो एक किताब में, एक पुस्तक में लिखा गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस पुस्तक से संबंधित है? जहांगीर की जो आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा, देखिए स्टेटमेंट कैसा है, मैं की बात हो रही है ना, तो आत्मकथा में ही ऐसे स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। तो उसकी आत्मकथा में ये बात उसने लिखी है। उसकी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है बताइएगा, और फुतवात ये फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है ये बताइएगा। ये दो प्रश्न आज के लिए हैं। जब आप लोग उत्तर दें तो ऐसे लिखें, फुतवात ये फिरोजशाही फला की आत्मकथा है, बाबरनामा फला की आत्मकथा, ऐसे लिखें। आप लोग केवल उत्तर लिख देते हैं, जो नए लोग उस पर आते हैं देखते हैं ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं पाते हैं, तो उनको वीडियो देखना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है। ठीक है। कश्मीर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर प्रश्न इसलिए बनाया गया है कि अपने आप में ये फैक्चुअल प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। शालीमार बाग जो है ये कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में जो ये स्थित शालीमार बाग है ये श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सभी जितने भी मुगल बाग बने हैं सबसे लोकप्रिय ये बाग है। शालीमार जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्रेम का वास, जहां पर प्रेम रहता हो, प्रेम का वास। कितनी बढ़िया बात है। तो इस गार्डन को शालीमार बाग, फैज बख्श, गार्डन ऑफ चार मीनार, फराह बख्श, इन सभी नामों से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण था वो करवाया था जहांगीर ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चैप्टर जब जहांगीर का है, कितना भी आप खुदाई कर लीजिए, कितने भी फैक्ट निकाल लीजिए, उत्तर तो जहांगीर ही होगा ना। जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जितने भी प्रश्न आगे आएंगे सब जहांगीर की ही होंगे, और एग्जाम में तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। चलिए अब करंट अफेयर के 9 प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है 27 मई 2020 को यूरोपीय संघ ने 750 बिलियन यूरो को कोविड 19 रिकवरी फंड के रूप में प्रस्तावित किया। इतना पैसा यूरोपियन यूनियन ने दिया है। इस कोष का उपयोग देशों द्वारा कोविड 19 से ग्रस्त लोगों के उपचार के लिए किया जाएगा। क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? पहला तो बिल्कुल सही है। 750 बिलियन यूरो को रिकवरी फंड के रूप में प्रस्तावित किया गया है और गहरी मंदी से उबरने के लिए इसका उपयोग करने की बात की गई है। तो उपचार के लिए नहीं, जो मंदी चल रही है इससे उबरने के लिए ये किया जाएगा इसका उपयोग। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यूपीएससी ने डेट जारी कर दी है और जल्दी ही पीसीएस की भी डेट आ जाएगी। यूपीएससी डेट जारी करने वाला है और जल्द शायद कर भी दिया हो। मुझे सुबह कुछ कहीं से पता चला था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये डेट पड़ने वाली है और शायद ये सेकेंड थर्ड अक्टूबर सैटरडे, 4 अक्टूबर को संडे पड़ रहा है ना, तभी ये हो सकता है। और जल्दी ही पीसीएस भी डेट जारी करेगा अपने जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनके। यूपी कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, मैदान में आ जाइए, पढ़ाई जोरों पर करिए, रिवीजन खूब करिए, प्रैक्टिस करिए, रोज का टारगेट रखिए, तभी काम आपका आसान होगा। फ्रैंको जर्मन मॉडल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है फ्रैंको जर्मन मॉडल। इस मॉडल का उपयोग कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई में विश्व संगठनों में शामिल होना है। क्या ये पहला स्टेटमेंट सही है? जो फ्रैंको मॉडल है ये कोविड 19 के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, लड़ाई का मतलब यहाँ पे मैदान में लड़ाई नहीं होनी है, इससे निपटने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, विश्व संगठनों में शामिल होने का एक ये प्रयास है, बिल्कुल सही है। भारत फ्रैंको जर्मन मॉडल का समर्थन करता है, समर्थक है, ये भी बिल्कुल सही है। 27 मई 2020 को यूरोपियन संघ ने जो 750 बिलियन यूरो को कोविड 19 रिकवरी फंड के रूप में प्रस्तावित किया है, उसी से ये रिलेटेड है फ्रैंको संघ, मतलब वो फ्रैंको जर्मन मॉडल। ठीक है। और कई प्रकार के ब्लूप्रिंट पर ये लागू होगा। भारत जो है फ्रैंको जर्मन मॉडल का समर्थन करता है। भारत सहित लगभग 25 देशों ने और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उन्होंने इसका समर्थन किया है। इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाई नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पाई इसका नाम है और यह है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसके द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है।
और पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने चैटबॉट लॉन्च किया जिसमें जिसे नाम दिया है पाई, यानी कि ये ऑटोमेटिक चैट करेगा। आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो ये इसका उत्तर दे देगा। ये रोबोट होता है, जो रोबोट चैट खुद कर लेता है उसको चैटबॉट कहते हैं। और भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। 24/7 ये अपनी सर्विस प्रदान करेगा, क्योंकि ये मशीनें जल्दी थकती नहीं है ना। और रुपे, एनपीसीआई और यूपीआई ये जो उपयोग करता है और वो सब इसका उपयोग कर पाएंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये चैट बॉक्स है, ये बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है, कोरोवर, उसी ने इसको तैयार किया है। किसने तैयार किया है? कोरोवर ने। और जहां तक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात है, तो इसकी स्थापना, इसको शार्ट में क्या कहते हैं? एनपीसीआई। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई थी। एक गैर लाभकारी संस्था है। भारत में स्वदेशी जो पेमेंट कार्ड है रुपे, इसके विकास में एनपीसीआई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और एनपीसीआई द्वारा ये जो बिल पेमेंट सिस्टम और भीम ऐप, भारत क्यूआर, आईएमपीएस, फास्टैग, ये सब सुविधाएं इसी के तहत एनपीसीआई के तहत प्रदान की जा रही हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के राजमार्गों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एडीबी के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं। और महाराष्ट्र में स्टेट जो हाईवेज हैं उनको इसके तहत निर्मित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश के द्वारा हाल ही में पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पाकड़ा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टील्थ बॉम्बर विमान बनाया गया है? और ये जो योजना है वो किसकी है परियोजना? रूस की। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। किसने बनाया है? रूस ने। पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टील्थ बॉम्बर विमान रूस ने बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस के लिए ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स के सदस्य देशों रूस, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन के द्वारा की गई थी, मिलकर की गई थी। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2014 याद रखिएगा। ब्रिक्स के जो सदस्य हैं उनका नाम आपको याद होगा ही, क्योंकि अगर उनका नाम याद ना नहीं होता तो आपको डेली 30 भी नहीं समझ में आती। डेली 30 बिल्कुल बेसिक वाले लोगों को हो सकता है समझ में ना आती हो, लेकिन अगर वो इसको देखते रहेंगे तो उनको पढ़ना आ जाएगा। और आपके आसपास जो भी छोटे भाई बहन या आपके मित्र हैं जो विगनर हैं, उनको इसको शेयर कीजिए, उनको पढ़ना तो आ ही जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इस बैंक ने, जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, अब तक अपने सदस्य देशों में 55 से अधिक परियोजनाओं के लिए $16.6 बिलियन की मंजूरी प्रदान की है, कर चुका है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पेस एक्स एक सरकारी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स के बारे में आप जानते हैं? स्पेस एक्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। लेकिन नासा के लिए स्पेस एक्स की पहली ऐतिहासिक मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान 27 मई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होने वाली है। ठीक है, और इसीलिए ये चर्चा में आई है। लेकिन ये यहां पर जो दिया है सरकारी एजेंसी, ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट एजेंसी है। वहां की ये प्राइवेट एजेंसी है। तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है। और इसकी स्थापना एलन मास्क का नाम आपने सुना होगा, 6 मई 2002 को इसने की थी। वेल एजुकेटेड बंदा और कुछ भी कर सकता था, ये जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता था। लेकिन इसमें एक पागलपन था। बड़ी नौकरी छोड़कर, सब कुछ बेचकर, सब कुछ दान पे लगाकर एक कंपनी बनाया। लोग शुरू में पागल कहते थे, इसकी बात कोई समझते नहीं थे, सब लगता था सब पागलपन है। लेकिन अंतरिक्ष में जो घर बनाने का सपना है ना, वो दूसरे ग्रहों पे बसने का जो सपना है, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो एलन मस्क के कारण ही ये संभव हो पा रहा है। इनका नाम याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एलन मस्क 6 मई 2002 को जब इसको लॉन्च किए थे तब कितनी हंसी उड़ी थी, और आज दुनिया बदल कर रख दी इन्होंने। स्पेस एक्स के वर्तमान सीईओ कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेस एक्स के वर्तमान सीईओ एलन मस्क है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न देखने जा रहे हैं आज का। आप लोग अपनी जो खुशी है, जो हंसी है, थोड़ा सा दांत
निकाल के हंसिए, क्योंकि बकबक खत्म होने जा रहा है और क्लास पूरी होने जा रही है। ऐसी खुशी होती है। आप लोग झूठ भले बोलते हो, लेकिन खुशी होती है चलो खत्म हुआ। मुझे तो होती है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर, CIPT का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया गया। यह संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये जो संस्थान है वो चेन्नई बेस्ड संस्थान है, चेन्नई में ये स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। और CIPT का नाम बदलकर ये रख दिया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी वही पूर्व सूचनाएं हैं हमारी टीम की तरफ से। अगर आप PEO, ROARO और UPPCS 2020 का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस की अभी भरपूर्ति नहीं हो पाई है, प्रैक्टिस आप नहीं कर पा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। कोई दबाव नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा करें, महज ये एक सूचना है। थैंक यू वेरी मच।